हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो पीएम फसल बीमा योजना, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ओके, सो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फसल बीमा दैट मीन्स इंश्योरेंस ऑफ क्रॉप्स। ओके, सो ये फार्मर से रिलेटेड स्कीम है एंड दिस इज़ मी राहुल अग्रवाल। ओके, सो ये तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आपको ये चार पॉइंट्स भी पता होंगे ना इस स्कीम के बारे में, तो भी आप एग्जामिनेशन में एटलीस्ट एक गैस तो कर ही सकते हो। ओके, सो इट्स स्कीम फॉर फार्मर्स, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है और वन नेशन वन स्कीम। सो दिस इज एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब वन नेशन वन टैक्स जीएसटी है, वैसे ही ये वन नेशन वन स्कीम है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ के किसान में और तमिलनाडु के किसान में अलग अलग असमानता नहीं होगी। ओके, सो इट विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग टू स्कीम्स, नेशनल इंश्योरेंस एग्रीकल्चर स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल इंश्योरेंस नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। सो ये अभी तक एक्चुअली दो स्कीम्स चल रही थी, सो इनको ये रिप्लेस करेगा। ओके, सो इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, तो कोई भी नई इंश्योरेंस स्कीम आती है वो तभी आती है जब एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस स्कीम में कोई ना कोई दिक्कत हो। ओके, सो इंश्योरेंस से आप क्या समझते हैं? बीमा। ओके, सो क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं? पहली चीज़, आप जिसका बीमा करा रहे हैं उसको अवेयर कीजिए। भाई, किसानों को तो पता ही नहीं है कि उनके बीमा के लिए भी कोई स्कीम चल रही है। ठीक है, सो अभी तक एक डेटा आया था जिसमें यह पता चला कि सिर्फ 19% फार्मर्स को ऐसी स्कीम्स के बारे में पता है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, तो फिर आप कितनी अच्छी स्कीम निकाल लो, क्या फ़ायदा? दूसरी चीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो पेनिट्रेशन था वो बहुत कम। अब कोई इंश्योरेंस कराना भी चाहे तो कहाँ जाके कराएगा, ये दिक्कत। तीसरी चीज़, इंश्योरेंस कब होगा? जब फसल में कोई ना कोई हानि होगी, लॉस होगा। ठीक, अब उसको मेजर करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड था। ठीक है ना भाई, आपको किसी का बीमा कराना है तो आपको उसकी फसल के लिए जांच भी तो करनी पड़ेगी ना, कि इतना लॉस हुआ, इतने हेक्टेयर में इतना लॉस हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ। तो अगर आपके पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं है तो फिर आपकी स्कीम गड्ढे में गई। ठीक है, सो मॉडिफाइड एनएआईएस और एनएआईएस जो अभी तक एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही थी ना, उसके बावजूद फार्मर्स जो हैं अच्छे से इंश्योर नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, सो बिल्कुल भी ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर नहीं पा रही थी और एक तरह से डेटा गैदर करना डिफिकल्ट हो जा रहा था। ठीक है, और सेटलमेंट जो इंश्योरेंस क्लेम्स है उनको सेटलमेंट करने के लिए भी 50-50 60-60 दिन लग जाते थे। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द इशू अबाउट द प्रीवियस स्कीम्स। और इसके बारे में भी अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो 1985 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स लॉन्च किया था जिसे कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जाना जाता है। ठीक, और फिर 1997-98 में जब गवर्नमेंट थी तो उसने रीलॉन्च किया इस सीसीआईएस को, जो कि 1 साल चली, और फिर फाइनली 1999 में ये नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम की लॉन्चिंग हुई थी। ओके, सो अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का क्या इतिहास है, तो 1985 में एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत हुई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के राज में, जब राजीव गांधी पीएम थे। ठीक, उसके बाद 1999 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत हुई और फिर 2010 में उसका एक मॉडिफाइड वर्जन, मॉडिफाइड एनएआईएस लाया गया। अब हम इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ओके, सो टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी नोटिफाइड क्रॉप। ठीक है, तो कोई भी नोटिफाइड क्रॉप का एक तरह से अगर फेलियर होता है एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, पेस्टिसाइड्स, डिसीजेस, कोई भी कुछ भी तरह की लॉस होती है, तो उसको इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना फार्मर्स को। इससे क्या होगी, एक तरह से उनकी इनकम जो है वो स्टेबलाइज होगी, जिससे कि वो एग्रीकल्चर में सस्टेन कर पाएंगे। ओके, सो जो फार्मर्स की सुसाइड और जो फार्मिंग छोड़ने की जो खबरें आती हैं, इन सारी चीज़ों को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, एंड टू इनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न प्रैक्टिसेस। अब भाई किसानों को इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी में अपना ध्यान भी लगाएंगे और फिर वो ज़्यादा इनोवेटिव और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करेंगे ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। ठीक है ना,
टू इंश्योर क्रेडिट फ्लो इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, सो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर अब हम थोड़े से स्कीम्स की हाइलाइट्स देखें, सो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिछले साल प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, सो यूनिफॉर्म प्रीमियम है। फार्मर्स को जो प्रीमियम है ना, खरीफ क्रॉप्स के लिए 2% की प्रीमियम देनी है, 1.5% रबी के लिए और 5% एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, और बाकी जो प्रीमियम होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। सो दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फसल बीमा योजना, कि अगर खरीफ क्रॉप है तो उसमें आप 2% प्रीमियम किसान दे रहे हैं, 98% प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है। ओके, सो कोई अपर लिमिट नहीं है। प्रीवियस जो स्कीम थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, उसमें एक लिमिट होती थी कि गवर्नमेंट इतना ही पे कर पाएगी प्रीमियम में, बट इस पर्टिकुलर स्कीम में ऐसी कोई अपर लिमिट नहीं है। तो ये आप याद कर लीजिए, 2% खरीफ के लिए, 1.5% रबी के लिए और 5% हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीवियस स्कीम में क्या होता था कि जो टेक्नोलॉजी की है, आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, उसकी वजह से जो क्रॉप डेटा है वो सारी चीज़ें गैदर करने में डिफिकल्टी होती थी। तो इसी स्कीम के तहत टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा टू कैप्चर डेटा ऑफ क्रॉप कटिंग, और रिमोट सेंसिंग का भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और इस स्कीम के तहत जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए सर्विस टैक्स में एक तरह से छूट मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ फार्मर्स को 75 से 80% तक की एक तरह से सब्सिडी होगी इंश्योरेंस प्रीमियम में। ओके, सो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है वो भी कवर किए जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। एक्चुअली व्हाट आर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब कि जब हार्वेस्ट और एक तरह से ह्यूमन कंजम्पशन के बीच का जो प्रोसेस होता है, वहाँ पे कोई लॉस हो रहा है, जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में, या फिर जब ग्रेन्स है उनको थ्रेशिंग या विनोइंग किया जा रहा हो, या फिर उनको सुखाया जा रहा हो। सो हार्वेस्ट के बाद भी, पोस्ट हार्वेस्ट में भी अगर कोई लॉस है तो उसको भी इंश्योर किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? सो आप इसको देख सकते हैं कि इस फसल बीमा योजना में कितना एक्सटेंसिव कवरेज किया गया है। एंड विल ऑल्सो कवर फार्मर्स दैट हैवंट टेकन लोन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है भाई। एक्चुअली होता ये है ना कि जिन फार्मर्स ने एग्रीकल्चर क्रेडिट लिया है, एग्रीकल्चर किसान क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया है, लोन लिया है, उनको इंश्योरेंस दी जाती थी। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो लोनी फार्मर्स नहीं है, जिन्होंने लोन नहीं लिया है, वो भी अगर चाहें तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके ले सकते हैं फसल बीमा योजना के तहत। ओके, सो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी आरबीआई की, जिसने ये बताया था कि लोन का इंश्योरेंस से लिंक करना बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज बैंक्स के ऊपर वैसे ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का बर्डन होता है। ठीक है, सो इंश्योरेंस को भी लोन से लिंक कर देना, ये बिल्कुल भी बैंक को बर्डन बढ़ाना भी बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। सो ये कुछ हाइलाइट्स थी इस स्कीम की। ओके, और इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और हम देखेंगे। सो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया लिमिटेड विल इम्प्लीमेंट द स्कीम। ओके, सो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके इस स्कीम को एक तरह से इम्प्लीमेंट करेंगी। और अगले 5 सालों में गवर्नमेंट का एम है कि 145 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो क्रॉप्ड एरिया जो है उसको कवर कर लिया जाए, यानी कि उसको इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत ला दिया जाए। सो चाइना में अभी देखें तो 75 मिलियन और यूएसए में 125 मिलियन हेक्टेयर एरिया, क्रॉप्ड एरिया जो है कवर्ड है। सो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी, भारतीय सरकार भी इसके तहत आगे इस दिशा में काम करने की कोशिश में है। सो ये एक तरह से जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल किया जाए 2022 तक। सो उसी दिशा में, उसी सिंक्रोनाइजेशन में एक तरह से ये स्कीम लाई गई है। सो अगर प्रीवियस स्कीम्स के हम थोड़ा सा बात करें तो जो NAIS और MNAIS जो मैंने आपको बताया, सो उसमें क्या होता था, प्रीमियम रेट बहुत हाई होती थी। सो 10-10%, 12-12% तक की जो है प्रीमियम होती थी, और इस पर्टिकुलर फसल बीमा योजना में काफ़ी कम है, आपने देखा। इंश्योरेंस कवर कैपिंग, सो इसमें कोई कवर कैपिंग है ही नहीं, कोई अपर लिमिट नहीं है। इसमें अपर लिमिट थी प्रीवियस वाले में। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इसमें कवर किया जाएगा, प्रीवियस में नहीं था। इसमें लोकलाइज्ड रिस्क भी जो है वो भी कवर है, जैसे कि अगर लैंडस्लाइड हो गई किसी पर्टिकुलर एरिया में, लोकलाइज्ड रिस्क इसीलिए कहा गया है क्योंकि हर जगह नहीं होगा। सो लैंडस्लाइड या फिर हेल स्टॉर्म, इस वजह से अगर क्रॉप लॉसेस हैं तो उसको भी कवर किया जाएगा इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें मैंडेटरी है और इसमें उतना मैंडेटरी नहीं था। अवेयरनेस कवरेज यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, पिछले वाले में कवरेज भी है जो है बहुत कम था।
ठीक है। तो चैलेंजेस अगर हम देखें, सो अभी कवरेज 23% है और गवर्नमेंट 50% एम कर रही है। सो इन इसको सीरियसली टैकल करने की ज़रूरत है, बिकॉज इतना आसान नहीं होगा अवेयरनेस बढ़ाना, बिकॉज बहुत सारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं। सो उनको टेक्नोलॉजी वगैरह का उतना आइडिया होता नहीं है, स्कीम्स वगैरह उन तक पहुंचती नहीं है। सो ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है, वहाँ तक खबरें पहुँचाना, वहाँ तक इस स्कीम के बारे में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी आगाह करना। ठीक है। और साथ ही साथ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सेक्टर जो है, एक तरह से कई बार हम देखते हैं कि फ्रॉडलेंट कई लोग जो है इंश्योरेंस के नाम पे लोगों को ठगते हैं, फार्मर्स को ठगते हैं। तो इस सारी चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। सेंटर और स्टेट का, अब जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, कोई कवर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो फाइनेंशियल जो बिल है भाई, पैसे अपने पास से देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, तो वो अब बढ़ेगा, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट को तैयार रहना पड़ेगा, जो भी फिजिकल डेफिसिट है इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए। एक्सक्लूजन ऑफ फार्मर्स, इसको टैकल करना पड़ेगा। सो ऐसा ना हो कि भाई घोस्ट बेनिफिशियरीज आ जाएं जिनको ज़रूरत नहीं हो, रिच और स्टेबल फार्मर्स जो हैं इसमें आ गए और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो गए। तो ये सारी चैलेंजेस हैं। और सिंस कंपनसेशन, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फार्मर के अकाउंट होंगे उसमें डायरेक्ट कंपनसेशन जो है पे किया जाएगा। ओके। सो फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी फार्मर्स को अवेयर करना, ये भी एक की चैलेंज होगा। ओके। सो गाइस, फसल बीमा योजना के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें। और कोई डाउट होता है अगर आपको इस लेसन को देखने के बाद, सो डू आस्क मी इन द बिलो सेक्शन। ओके। सो आप रेट रिव्यू रिकमेंड कीजिए इस एनालिसिस को, और कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव अ ऑसम डे।